आज हमारे मुआशरे में शायद ही कोई शख्स मिले जिसने सैमसंग का नाम ना सुना हो। इस कंपनी ने पूरी दुनिया में खुद को एक बेहतर और ताकतवर ब्रांड के तौर पर मनवाया है। इस कंपनी को जनूबी कोरिया के शहर टाइगो में एक कोरियन शख्स ली ब्योंगचल ने कायम किया था। कोरियाई जुबान में 3 सितारों को सैमसंग कहते हैं। कदीम रवायात के मुताबिक इकट्ठे तुलू होने वाले 3 सितारे कभी गुरूब नहीं होते। ली ब्योंगचल ने खुशगुनी के लिए कंपनी का नाम सैमसंग रखा था। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में तफसील से सैमसंग को बामे अरूज पर पहुंचाने वाले शख्स ली कुन ही की कहानी बयान की है। वो लिखते हैं कि ली ब्योंगचल के तीसरे बेटे का नाम ली कुन ही था। ये कुन ज़हन और लाउबाली मिजाज के लड़के थे। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद इन्हें हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। ली कुन ही ने वेसेडा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और बिजनेस की आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला ले लिया। जॉर्ज वाशिंगटन का दौर ली की ज़िंदगी का फजूल और नाकाबिले बयान ज़माना था। ये अपनी डिग्री तक मुकम्मल ना कर सके। वालिद ने इन्हें वापस बुलाया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते ये काम करते रहे। वालिद इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। उनका ख्याल था ये पूरी कंपनी को डुबो देंगे। वालिद 1987 में इंतकाल कर गए और ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ गई। कंपनी उस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ दौड़ते रहते थे, यहाँ तक कि 1993 आ गया। ली को अचानक महसूस हुआ हम बहुत ज़्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक एक काम करते हैं और उनकी मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बहुत बेहतर है। ली को महसूस हुआ हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मार ना दी तो हम पिट जाएंगे। चुनांचे उसने एक दिन अपने तमाम एग्जेक्टिव्स को जमा किया और उनसे कहा, हम आज से अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाएं तो भी कोई मसला नहीं। आप बस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट्स हर सूरत मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग के लोगों को गारंटी होना चाहिए। ये मेजर शिफ्टिंग थी। कंपनी की इंतज़ामिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थे। एग्जेक्टिव्स ने हार मान ली और तादाद की बजाय मायार पर चले गए। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। कंपनी के गोदाम कबाड़ खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अंबार लग गया। लोग इसके साइन बोर्ड्स के करीब से भी नहीं गुजरते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भाग गए, मगर ये पीछे ना हटे। 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरी तरफ ली कुन ही पर जनूबी कोरिया के सदर रूह ताए-वोवा को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्ज़ाम लग गया। ये तफ्तीश, इंक्वायरियाँ और अदालती मुकदमात का सामना भी करने लगे। वो दौर मुश्किल था, मगर उस दौर ने उन्हें पगला कर कुंदन बना दिया। ये निखरते चले गए। सैमसंग उस दौरान टेलीविज़न की इंडस्ट्री में आ गया और इसका टीवी देखते ही देखते मार्केट लीडर बन गया और ये चंद माह में पैदावार, मायार और फ़रोख्त में दूसरों को बहुत पीछे छोड़ गया। जो कंपनी 2006 में आला मायार का गारंटी कार्ड बन गई, ये हर घर तक पहुंच गई। ली कुन ही ने 2009 में स्मार्टफोन्स का यूनिट भी लगा लिया। ये यूनिट गैलेक्सी कहलाता था। गैलेक्सी मार्केट में आया और इसने कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। ये भी देखते ही देखते आलमी ब्रांड बन गया, जिसके बाद सैमसंग $350 बिलियन की कंपनी बन गई। ली कुन ही को फोर्ब्स ने 2014 में दुनिया के 100 बाअसर तरीन लोगों की लिस्ट में भी शामिल कर लिया और ये कोरिया का अमीर तरीन शख्स भी बन गया। ये स्टेट से भी अमीर हो गया। ली कुन ही की कामयाबी का पहला स्तून टेक्नोलॉजी थी। सैमसंग का R&D बहुत मजबूत है। उसने अहल तरीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स भर्ती कर रखे हैं, जिनकी वजह से ये ग्रुप पिछले 10 बरसों से मार्केट को लीड कर रहा है। दूसरा, ये ग्रुप मायार पर कंप्रोमाइज नहीं करता। आप इनकी कोई प्रोडक्ट उठाकर देख लें, पैकिंग से लेकर साइज तक आपको इसका मायार हैरान कर देगा। और तीसरा, ली कुन ही खरीदो फरोख्त का एक्सपर्ट था।
ये रास्ते की हर रुकावट को खरीद कर या गिराकर आगे निकल जाता था। ये जनूबी कोरिया के कवानीन तक बदल देता था। ये अपनी मर्जी की हुकूमतें भी ले आता था और आला अदालतों के जज भी बदल देता था। चुनांचे ये स्टेट के अंदर एक स्टेट बन गया और ये स्टेट असल स्टेट से बड़ी और मजबूत थी। आप जनूबी कोरिया की तारीख निकाल कर देख लें, आपको मुल्क के हर सियासी उतार चढ़ाव के पीछे सैमसंग और लीकन ही मिलेगा। ये दर्जनों मरतबा इंक्वायरियों, तफ्तीशों और मुकदमात का हदफ बना। इस पर सदूर को रिश्वत देने के इल्ज़ाम भी लगे और इसे सियासी खरीदो फरोख्त का व्यापारी भी कहा गया। 2008 में इस पर टैक्स चोरी के इल्ज़ामात साबित हो गए। इसे सज़ा भी हुई, लेकिन इसने अदालत और हुकूमत दोनों को खरीद लिया। सज़ा माफ़ हो गई, ताहम इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ओहदा वापस करना पड़ गया। ये पूरे कोरिया में बदनाम था, मगर इसे कोई निदामत, कोई परेशानी नहीं थी। ये मैदान में डटा रहता था। ये खुद अपने मुंह से कहता था, आप अगर दौलत से आसानियां नहीं खरीद सकते तो फिर आपको दौलतमंद होने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनांचे ये सामने मौजूद हर शख्स को चंद लम्हों में ख़रीद लिया करता था। इसकी ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि इसने आखिर में ज़िंदगी को भी ख़रीदने की कोशिश शुरू कर दी। चेयरमैन ली कन ही को 2014 में हार्ट अटैक हुआ और ये कोमा में चला गया। इसकी वसीयत के मुताबिक इसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया और इसके लिए नई अद्वियात की ईजाद का काम शुरू कर दिया गया। सैमसंग ने दर्जनों रिसर्च इदारों को फंडिंग की, बड़े से बड़े डॉक्टर का बंदोबस्त किया और कीमती से कीमती तरीन अद्वियात बनवाई गईं, मगर ली कन ही कोमे से बाहर ना आ सका। उसके बेटे ली जाए योंग ने कंपनी की अनान संभाल ली। ये अपने वालिद को एक बार अपने पांव पर खड़ा देखना चाहता था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी ये एक बार अपने मुंह से बोलें, ये अपने हाथ से खाएं और एक बार अपनी खुली आंखों से सैमसंग की नई स्क्रीन देखें। लेकिन ली जाए योंग की कोई कोशिश बारावर ना हो सकी और यूं 25 अक्टूबर 2020 की वो शाम आ गई जब डॉक्टरों ने मायूसी का ऐलान कर दिया। ली कन ही कोमे के आलम में इंतकाल कर गया और उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। डॉक्टर ने उसका बाजू साइड पर रखा और मायूसी में सर हिला दिया। सैमसंग का मालिक मर चुका था, लेकिन मरने के बावजूद उसके अकाउंट में $20 बिलियन थे और ये $350 बिलियन की कंपनी का मालिक था। मगर $350 बिलियन की कंपनी और $20 बिलियन के अकाउंट्स मौत का मुकाबला ना कर सके। मुसाफिर 6 साल की तवील नींद के बाद अगले सफ़र पर रवाना हो गया। ली कन ही की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया, इंसान दुनिया में दौलत के ज़रिए सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन ये कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों ना हो जाए, ये एक भी इजाफी सांस नहीं खरीद सकता और इसके पास कुदरत के सामने हारने के सिवा कोई चारा नहीं होता। कहते हैं इंसान अगर ज़िंदगी खरीद सकता तो हम आज भी नमरूद और फ़िरौन की खुदाई में सांस ले रहे होते। मौत वो अम्र रब्बी है जिसके ज़रिए अल्लाह ली कन ही जैसे लोगों को ये पैगाम देता है, जाओ तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, लेकिन तुमने आखिर में मेरे पास ही आना है। मैं तुम्हें कायनात के किसी कोने में छुपने नहीं दूंगा और ये छुपने देता भी नहीं। तारीख़ इंसानी ऐसे ही ज़मीनी खुदाओं का कब्रिस्तान है। आप किसी दिन तारीख़ के कब्रिस्तान में झांक कर देखें, आपको हर कब्र में कोई ना कोई ऐसा शख्स लेटा मिलेगा जो खुद को नागुज़ीर भी समझता था और नाकाबिल शिकस्त भी। लेकिन फिर क्या हुआ, दुनिया के हर नागुज़ीर के लिए मट्टी आखिरी लिहाफ साबित हुई। अल्लाह की इस दुनिया में ली कन ही जैसा शख्स भी 6-6 साल अस्पताल में बिस्तर पर लेटकर आंख नहीं खोल पाता और इससे अमीर तैमूर और हिटलर जैसा शख्स भी खाली हाथ वापस जाता है। लेकिन हम इस कब्रिस्तान में पूरी ज़िंदगी मैं की आवाज़ें लगाते रहते हैं और हमें शर्म भी नहीं आती। भाई मेरे, क्यों अपनी औकात भूल जाते हो? तुम कोरोना का मुकाबला तो कर नहीं सकते, ज़िंदगी और मौत देने वाले का क्या खाक मुकाबला करोगे? मट्टी की मुट्ठी हो, मट्टी बनकर रहो, खुदा ना बनो, क्योंकि खुदा अपने सिवा किसी को खुदा नहीं रहने देता। सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही, बाकी बुताने आज़री। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।